हेलो दोस्तों। एग्जाम दृष्टि आईएएस आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और साथ में ये इम्पोर्टेंट है जानना कि पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट किन किन सेंसेस में हैं। एक तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि हाँ, आप अगर यूपीएससी के एग्जाम को समझना चाहते हैं, प्रीलिम्स को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए पीवाईक्यू आपको हेल्प करते हैं। 2, अगर आप केवल सिलेबस देख के यूपीएससी की तैयारी करते हो तो अक्सर सिलेबस में कुछ चुने हुए शब्द लिखे हुए हैं और जो उनका एक्सप्लेनेशन है वो अपने आप में जब हम पुराने साल के क्वेश्चन देखते हैं तो पता चलता है कि इन शब्दों की गहराई में कहाँ तक हमें जाना है, कितना डाइवर्सिफाई करना है किसी टॉपिक को, कितनी डिटेल में समझना चाहिए किसी टॉपिक को। ये सब बातें हमें तब पता चलती हैं जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम दृष्टि आईएएस आप सभी के लिए लेके आए हैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू ईयर आफ्टर ईयर। आज हम लोग 2015 के पीवाईक्यू करेंगे इकोनॉमी सब्जेक्ट के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, जैसे कि आप सभी को पता है, एग्जाम दृष्टि आईएएस में डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम यूपीएससी मेंस का चल रहा है, जिसमें कि मेंस की आंसर राइटिंग कराई जा रही है। जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आता है, जिसकी वजह से जब आप यूपीएससी में सरप्राइज क्वेश्चंस देखते हो, सरप्राइज क्वेश्चंस देखने का मतलब है कि नए नए क्वेश्चन देखते हो ना, तो आपकी एक प्रैक्टिस, एक हैबिट बिल्डअप हो जाती है कि कैसे आप इसमें इंट्रोडक्शन बनाएं, किस तरह से मेन बॉडी का फॉर्मेशन करें और किस तरह से उसे कंक्लूड करें। उनमें कौन कौन से एलिमेंट हैं वो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने आंसर को एनरिच कर सकते हो। क्यों, कई सारे बहुत तेज पढ़ने वाले बच्चे 15 नंबर में केवल 4-5 नंबर ही स्कोर कर पाते हैं, जबकि कुछ दूसरे बच्चे हैं जो उसी 15 नंबर के क्वेश्चन में 9 से 10 नंबर तक स्कोर करते हैं। उस आंसर में वो एनरिचमेंट कहाँ से आता है, उन सभी के लिए आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। इस दिए हुए नंबर पे आप बात कर सकते हैं एग्जाम दृष्टि आईएएस में। ठीक है, एंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर स्टील का प्रतिस्थापन क्या बताता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे टाइप मशीन की जगह कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया जाए, किसी छोटी मशीन की जगह कोई एडवांस मशीन इंट्रोड्यूस किया जाए, कोई साधारण से मोबाइल या कैमरे की जगह कोई एआई कैमरा यूज किया जाए। मतलब सीधी बात करें तो ये टेक्नोलॉजिकल एनरिचमेंट है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है। ठीक है, कि लकड़ी के हलों की जगह आप स्टील के हलों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या लगती है, थोड़ी कॉस्ट लगती है। क्या कम हो जाती है, तो लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, बिकॉज लकड़ी के हलों में ज़्यादा देर तक लेबर को इन्वॉल्व हो रहना पड़ता था खेत की मिट्टी को पलटने के लिए। लोहे के हलों में वही वही काम तेजी से होता है, बिकॉज इसकी जो ब्लेड्स हैं वो ज़्यादा शार्प होते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, है ना, ज़्यादा एफिशिएंसी से अपना काम करते हैं। तो देयरफॉर ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है। जब हम ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है श्रम संवर्धन तकनीकी, नो, श्रम संवर्धन नहीं हो रहा, इसकी तो कमी की जाएगी। ठीक है, नो, ये बाहर हो जाता है। पूंजी बढ़ाने वाली तकनीकी की प्रगति, तो ये लेबर ऑगमेंटेड नहीं है, कैपिटल ऑगमेंटेड हो सकता है। इसके बाद है कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी, तो इसमें कैपिटल रिड्यूस नहीं हो रही, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, एंड नन ऑफ द की बात ही नहीं है। आंसर हो जाता है बी। ये बेसिकली कैपिटल बढ़ाने वाली है। इसमें क्या है कि हाई एंड जब आप कैपिटल में निवेश करते हो, आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड अपग्रेड करती है, ये उसका क्लासिक एग्जांपल है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा बीज ग्राम संकल्पना का प्रमुख उद्देश्य और सबसे अच्छा उसको वर्णन करता है। सीड विलेज प्रोग्राम की बात है। ठीक है, ठीक है, सीड विलेज प्रोग्राम किसानों को अपने खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें दूसरे के से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना। क्या ये अपने आप में सीड विलेज प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो अपने खेतों का ही बीज इस्तेमाल करते से, ये तो वो जमाने से करते चले आ रहे हैं और उनकी जो बीज की क्वालिटी है वो एवरी हार्वेस्टिंग सीजन के बाद जब उसी को रोटेट करते हैं तो उसकी जो सीडलिंग या प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो घटती है। इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन में एडवांस वैरायटी के सीड्स गवर्नमेंट ने प्रमोट किए थे। तो बेसिकली, अच्छा, दूसरी बात इसमें जो क्या गलत लिखी है कि अपने ही खेत वाली बात तो नहीं हो सकती, और दूसरी कि दूसरे दूसरों से बीज खरीदने को हतोत्साहित करना, ऐसा क्यों गवर्नमेंट करेगी, जबकि एडवांस वैरायटी का बीज कहीं से मिलेगा, किसान उसे खरीदेगा, उसको यूज करेगा।
तो ये तो बेसिकली बाहर हो जाता है। बी, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में प्रशिक्षण के लिए किसानों को शामिल करना और इस प्रकार उचित समय पर दूसरों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना जो कि किफायती लागत में होनी चाहिए। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। हम लोग को इस स्टेटमेंट पे विचार करना चाहिए, है ना। दूसरा, तीसरा, कुछ गांव के लोगों को विशेष रूप से प्रमाणित बीजों को उपलब्ध कराना, ये ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ गांव के लिए गवर्नमेंट कोई स्कीम ऐसे नहीं इंट्रोड्यूस करती। गवर्नमेंट के एक क्लियर प्लान्स होते हैं। जब भी गवर्नमेंट किसी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करती है, वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो सकती कि कुछ विलेज को फायदा मिले दूसरे को नहीं। गांव में उद्यमियों की पहचान करना और उन्हें बीज कंपनियां स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त प्रदान करना। देखो, ये कंपनियां स्थापित करने के लिए गांव में किसी एक को एंटरप्रेन्योर बनाना, ऐसी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं होती। गवर्नमेंट ओपन पॉलिसी में लैंडिंग फैसिलिटीज ऑफर करते हैं, जिसमें कि कोई भी किसान अगर कोई कंपनी स्टैब्लिश करना चाहता है, वेदर वो सीड्स की हो या किसी और चीज की, तो उसे ये हो सकता है कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज प्राइस पे लोन दे दे। लेकिन वो फिर उसका नाम सीड विलेज प्रोग्राम क्यों होगा? आउट। ठीक है, जो हमारे सामने आंसर बचता है वो बी है, गुणवत्तापूर्वक बीज उत्पादन में प्रशिक्षण के लिए, बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम, किसानों को शामिल करना। तो इसमें किसानों को इंक्लूड करेंगे जिससे कि वो किसान ज्यादा मात्रा में अच्छी क्वालिटी के बीज सीड्स का उत्पादन कर सकेंगे, जिससे कि जो सीड्स में डिमांड एंड सप्लाई का गैप हो पूरा किया जा सके। ठीक है, गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य के, यानी कि ये, इस पे ध्यान दीजिए कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कौन अनाउंस करता है। तो जैसे आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो कि गेहूं के लिए, चावल के लिए, दलहन के लिए, तिलहन के लिए और बहुत सारी अनाज वाली फसलों के लिए एमएसपी अनाउंस होता है। कौन अनाउंस करता है? सीएससीपी। ठीक है, लेकिन जब हम एफआरपी की बात करते हैं तो शुगर केन के लिए होता है, यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन के लिए होता है। अनाउंस करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ये बात आपको जाननी चाहिए। ठीक है, इसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंस करती है। तो बाकी अब चूंकि ये एक नॉलेज का पार्ट है, इसमें अगर आपको नहीं पता तो तुक्केबाजी करने का फायदा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में तुक्केबाजी गलत होती है। हाँ, आपको थोड़ा आइडिया है, देन यू कैन गो टू क्लोज कि अच्छा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का क्या रोल है इसमें। अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है, देन आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। बट आई विल एडवाइस कि अगर नहीं पता है तो तुक्केबाजी ना करें, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। चलिए, 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में, 8 प्रमुख उद्योगों में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वेट दिया गया है? वेट किसमें सबसे हाईएस्ट वेट किसको असाइन किया गया है? रिफाइनरी प्रोडक्ट को, 8 कोर इंडस्ट्रीज। बट वो तो यहाँ लिखा नहीं, इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि आईआईपी में जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जिनका टोटल वेट है 40% के आसपास, उसमें से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज के, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज के वेट्स हैं, वो वेट आपको पता होने चाहिए। क्योंकि रिफाइनरी नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इनमें सबसे ज्यादा कौन है, जब तक कि आपको इनमें चारों को पता ना हो। जैसे आपको अगर ये पता है कि उर्वरक का सबसे कम है तो आप इसे बाहर कर देंगे, ये तो लेस देन 1.5% के आसपास वेट है ना। जबकि इलेक्ट्रिसिटी का 10% के आसपास है ना, अराउंड 10%। तो इनमें सबसे ज्यादा किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का है। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपको बाकी दोनों भी पता होने चाहिए, तभी हम इसको कर पाते हैं। ठीक है, और वो आपको यहां पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी का 10.32% है, स्टील का 4.9% है, कोयले का 4.38% है एंड उर्वरक का 1.25% है, फर्टिलाइजर का 1.25%। तो इन चारों के हिसाब से सबसे ज्यादा वेट है इलेक्ट्रिसिटी का। एक सेकंड, हाँ, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अब देखो सीपीआई पे क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कौन इशू करता है? सीएसओ। ठीक है, सीएसओ एंड एनएसएसओ को सब मिला के अब एनएसओ कर दिया गया, सो एनएसओ भी सही है यहाँ पे, एनएसओ। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंडस्ट्रियल वर्कर का पूछ रहा है। इंडस्ट्रियल वर्कर का सीपीआई कौन इशू करता है? तो वर्कर के लिए यहाँ पे लेबर ब्यूरो को ये ड्यूटी दी गई है। ठीक है, कि लेबर ब्यूरो वर्कर का है। अब एक बात और बताओ कि लेबर ब्यूरो इंडस्ट्रियल वर्कर का देती है,
एग्रीकल्चर लेबरर का कौन देती है, कौन सूचकांक लेके आता है सीपीआई का? ठीक है, कमेंट करके आप बताओ कि एग्रीकल्चर लेबर का कौन लेके आता है। निम्नलिखित में से कौन समय समय पर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जारी करता है? ये देखो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। मैं कुछ एक बॉडीज के नाम बताऊंगा और कुछ एक रिपोर्ट्स के जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि वर्ल्ड बैंक की कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं ये हमें पता होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं ये हमें पता होना चाहिए। आईएमएफ की कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं ऑल्सो, एंड यूएनडीपी। अगर हमें ये पता है कि इन चार बॉडीज में कौन रिपोर्ट कौन इशू करता है तो हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बात किया जाए कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस कौन जारी करता है। जैसे कि 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पे पूछा गया था, तो उसका आंसर था आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस कौन रिपोर्ट कौन इशू जारी करता है, तो वो है वर्ल्ड बैंक। अब देखो ये थोड़ी सी रिपोर्ट्स हैं जिन पे यूपीएससी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है, देन इट इज इजी कि आप ये थोड़ी सी रिपोर्ट्स तैयार कर लो। अदरवाइज फिर मैं बोलूंगा ये अपने आप में फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप तुक्केबाजी करोगे और ऐसे तुक्के नहीं सही होते। ठीक है, कुछ एक टर्म्स हैं जो कि अक्सर न्यूज में आते हैं, और ये न्यूज में तभी आते हैं, जैसे अगर हम ये बात करें कि अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर समझौता, तो ये नॉर्मली तब होता है जब डब्ल्यूटीओ की कोई मीटिंग हो रही होती है, तो उसमें भारत का जो अपना पक्ष होता है डेवलपिंग कंट्रीज को लेके भारत ये बात रखता आया है कि डेवलपिंग कंट्रीज को कृषि को विकास को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दिया जाना अभी एक हमारी मजबूरी है। ठीक है, उसी तरह जब पीस क्लाउज की बात आती है या फाइटो एंड सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स की बात होती है, तो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स नॉर्मली उन कंट्रीज के द्वारा किसी एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री के उत्पाद में क्वालिटेटिव मानकों पर, गुणवत्ता मानकों पर प्रतिबंध लगाने के या गुणवत्ता मानकों को संदेह की दृष्टि से देखने की स्थिति में सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर चाइना भारत की दवाओं पर, यूरोपियन यूनियन भारत के फलों और हॉर्टिकल्चर के उत्पादों पर सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रतिबंध लगाता है, जिससे कि हमारा भारत का एक्सपोर्ट प्रभावित होता है ना। तो ये सारी चीजें कब डिस्कस होती हैं, जब डब्ल्यूटीओ की मीटिंग होती है। अगेन दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको ये बात पता होनी चाहिए तभी आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन इसका आंसर है। बेसल अकॉर्ड या जिसको सिंपली बेसल 3 कहते हैं, ऑफन किसके रेफरेंस में क्या चाहता है ये, है ना, इस अक्सर समाचारों में देखा जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या चाहता है। अब दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ये बेसल अकॉर्ड होता है और दूसरा बेसल नॉर्म्स होता है। बेसल नॉर्म्स, तो बेसल अकॉर्ड एंड बेसल नॉर्म्स अपने आप में अलग अलग चीजें हैं। बेसल अकॉर्ड बैंकिंग से रिलेटेड है। बेसल नाम की जगह जो स्विट्जरलैंड में है, वहां पे 30 से ज्यादा देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर बैठते हैं और किन कंट्रीज में एनपीए की क्या स्थिति है उनको ठीक करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस सेट करते हैं। जिसके बाद सीआरएआर की कॉन्सेप्ट और या अवधारणा हमारे सामने डेवलप होकर आई है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जिसमें कि किसी बैंक ने कितना लोन दिया है, उसमें कितना रिस्की प्रपोजिशन वाला लोन है, उसके सामने कुछ पैसे अलग से सुरक्षित रखने होते हैं, सो दैट कि अगर किसी का लोन डूब जाए, मारा जाए किसी बैंक का, तो सीआरएआर में रखे हुए पैसे को के माध्यम से वो बैंक अपने आप को डूबने से बचा सके। ठीक है, तो ये बेसिक एस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पे बेसल नॉर्म्स अलग होता है और बेसल अकॉर्ड अलग होता है। बेसल अकॉर्ड को सिंपली बेसल 3 बोलते हैं। ये बात स्पष्ट तौर पे जानो, क्योंकि अगर यही बात उल्टा कर दी गई तो आप धोखा खा जाओगे। कैसे? अगर ये बोला जाए कि बेसल नॉर्म्स ही बेसल 3 है, नहीं, बेसल नॉर्म्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, बेसल 3 या बेसल अकॉर्ड इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसल नॉर्म्स अपने आप में हजार्डस वेस्ट से रिलेटेड है, हजार्डस वेस्ट। चलिए हम फिलहाल बेसल
3 या बेसल अकॉर्ड के हिसाब से क्वेश्चन को एग्जामिन करेंगे। जैव विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीति, तो जैसे हमने बोला कि ये बेसल नॉर्म्स का पार्ट है, ना कि बेसल अकॉर्ड का। आर्थिक तनाव से निपटने के लिए जोखिम प्रबंधन में सुधार करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार करना, ये इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार करने से रिलेटेड है, और वो अगर हम अपने एनपीए ठीक कर लें तो हो सकता है। और उसी के लिए एनपीए से संबंधित आने वाले रिस्क जो किसी बैंक के ऊपर आ सकते हैं, जिससे कोई बैंक डूब सकती है, उस रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए बेसल अकॉर्ड आते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना लेकिन विकसित देशों पर भारी बोझ डालना, तो ये ग्रीन हाउस, ये सब बेसल नॉर्म्स हो गया, बट बेसल अकॉर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं। उसी तरह से विकसित देशों से गरीब देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने ताकि वो प्रशीतन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग में वो हानिकारक रसायनों में बदलने, नो, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब नहीं, वो हजार्डस वेस्ट किस में जाएगा, बेसल नॉर्म्स में। आउट। आपका आंसर आ जाता है बी। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का क्या मतलब है? कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी या रूपी की परिवर्तनीयता से क्या मतलब है? तो रूपी की परिवर्तनीयता का सीधा ही मतलब यह है कि रुपए को दुनिया की किसी देश की दूसरी करेंसी में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं, किन शर्तों पर परिवर्तित किया जा सकता है, या इसका उल्टा मतलब रुपए दुनिया के दूसरे देशों को रुपए में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं, या किन शर्तों पर कन्वर्ट किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ये बात करें कि चालू खाते में भारत में करेंसी कन्वर्टिबिलिटी फुली अवेलेबल है, मतलब भारत की कंपनियां विदेश से 500 करोड़ का सामान खरीदते हैं या 5000 करोड़ का सामान खरीदते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जहां पे पूंजी खाते की बात आती है, कैपिटल अकाउंट की बात आती है, वहां पर आरबीआई ने पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ किया है, फुली कन्वर्टिबिलिटी अलाउ नहीं किया। अब इससे संबंधित एक कमेटी की रिपोर्ट, अगर आप उस कमेटी का नाम जानते हैं तो तारापुर कमेटी। तारापुर ने 2 बार इसमें रिकमेंडेशन करी है, और उसने बोला है कि एसएस तारापुर ने बोला है कि कैपिटल अकाउंट को धीरे धीरे कन्वर्टेबल बनाया जाना भारत के हित में है, लेकिन वो धीरे धीरे एक ग्रेजुअल मैनर में होना चाहिए। ठीक है, आइए फिलहाल हम अपने विषय के मेन एलिमेंट को देखते हैं कि करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का यहाँ पे क्या तात्पर्य है। तो रुपए को सोने में बदलने में नहीं, रुपए के मूल्य को बाजार शक्तियों द्वारा, ये अपने आप में देखो फ्री फ्लोटिंग है, ये करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का ही एक पार्ट है, बट वो फ्री फ्लोटिंग की बात करता है। क्लोज आंसर है, अगर आपको पता नहीं तो आप इसमें गच्चा खा सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। ठीक है, स्टिल ये भी बाहर, ये भी बाहर। रुपए को अन्य मुद्राओं में बदलने और अन्य मुद्राओं को रुपए में बदलने के लिए स्वतंत्र अनुमति देना, यही इसका सबसे सटीक आंसर है, जैसा हमने अभी कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया। ठीक है, फिर इसके अलावा भारत में मुद्राओं के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बाजार विकसित करना, भारत में मुद्राओं के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बाजार विकसित करना, ये अपने आप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है, जो कि इसका पार्ट नहीं है, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी का एक एग्जांपल है हमारा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट गुजरात में बना है गांधीनगर में, वो इसका एग्जांपल है, बट यहाँ पे उसकी रिलेवेंस नहीं है। इस क्वेश्चन के हिसाब से केवल सी रिलेवेंट ऑप्शन है बस। साल दर साल लगातार घाटे का बजट बना हुआ है, घाटे को कम करने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन से कदम उठा सकती है। अब जब घाटा बोला जाता है तो उसका क्या मतलब है? घाटे का बेसिकली मतलब यह है कि आपकी आमदनी 98, खर्चा रुपया, मतलब ये कि गवर्नमेंट की जो प्राप्तियां हैं, जो बजट रिसीट्स हैं, वो अपने आप में कम हैं और गवर्नमेंट खर्च ज्यादा कर रही है। अब गवर्नमेंट खर्च कहाँ करती है? जैसे सब्सिडी में, पेंशन में, सैलरी में, वेलफेयर प्रोग्राम्स में, बड़ी बड़ी कंपनियों की ऋण माफी में। सिर्फ किसानों की ऋण माफी की बात नहीं होगी ना, वो भी अपने आप में खर्च बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सारे गवर्नमेंट के खर्चे हैं, और अगर हम इन खर्चों को कम कर दें, जैसे राजस्व व्यय को कम कर दो या नई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करो तो आपको खर्च बढ़ेगा, तो ये गलत, ये कदम नहीं उठाया जा सकता है ना। सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, हाँ, तर्कसंगत बनाने का मतलब ये होता है कि सब्सिडी की जरूरत जिनको है उनको सब्सिडी दी जाए। Rationalization of subsidy simply means those who needed subsidy must be given the subsidy, and those who not must not be given the subsidy. For example, rich people should not be given the subsidy. Poor people को सब्सिडी मिलनी चाहिए।
ठीक है, तो उसे रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी कहते हैं या सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना कहते हैं। उद्योगों का विस्तार, अगर गवर्नमेंट उद्योगों का विस्तार करेगी तो इसमें गवर्नमेंट के खर्च बढ़ेंगे तो जो घाटा है वो और बढ़ेगा। तो इस तरह से 2 और 4 को बाहर कर दो और 1 और 3 दोनों सही है। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा 1 और 3 के हिसाब से ए। ठीक है, यहां पे आप इसको हाइलाइट्स में देख सकते हैं। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में, अब देखो मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। मुद्रास्फीति के बहुत सारे तरीकों में एक तरीका जो हम लोग बहुत कन्वेंशनली पढ़ते चले हैं इकोनॉमी में, उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि अगर आरबीआई ब्याज की दरों में कमी कर दे तो बैंक को सस्ती दरों में ज्यादा पैसा मिलेगा, और अगर बैंक को सस्ती दरों में ज्यादा पैसा मिलेगा तो बैंक पीपल को यानी कि लोगों को सस्ती दरों में ज्यादा पैसा इशू कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मुद्रास्फीति का एक हमारा समझने की बात है कि जब बैंक सस्ती दरों में लोन बांटेंगे तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, लोग ज्यादा पैसा खर्च करने में इस्तेमाल करेंगे, या वो किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर देंगे, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं या उस पैसे को कुछ भी कर सकते हैं एक बार मेरे हाथ में पैसा आ गया तो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने एक एलिमेंट समझा जो कि आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, फिर उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे, है ना। आइए देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आरबीआई का भी है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। अभी हमने बात करी, एग्जाम्पल भी हमने उसी का लिया था। मुद्रा परिसंचरण में कमी से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। हाँ, अगर मनी का सर्कुलेशन कम हो जाए, परिसंचरण कम हो जाए तो इससे इन्फ्लेशन को काउंटर करने में हेल्प मिलेगी, ये सही है। बिकॉज मनी का सर्कुलेशन कम होगा, बैंक के पास पैसा कम होगा, बैंक के पास पैसा कम होगा, जनता के पास पैसा कम होगा, तो ऐसी कंडीशन में मनी का जो सर्कुलेशन है वो घटेगा। तो घटा हुआ मनी सर्कुलेशन जो है मुद्रास्फीति को काउंटर करने में मदद करता है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे आ गया। लेकिन एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं कि मुद्रा प्रसार बढ़ाने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जो कि गलत है। जब आप मनी को सर्कुलेट ज्यादा करोगे, मनी लोगों के पास ज्यादा जाएगी तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, तो मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या किससे है। तरलता की समस्या किसी करेंसी से होती है। अंतरराष्ट्रीय करेंसी कौन सी है, उनसे अंतरराष्ट्रीय तरलता का संबंध होगा। तो अंतरराष्ट्रीय करेंसी है डॉलर, येन, पाउंड और युआन। जो एसडीआर बास्केट्स की मेन करेंसी, उन्हीं में इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा होता है तो उन्हें हम अंतरराष्ट्रीय करेंसी कहते हैं, या हार्ड करेंसी भी कहते हैं। हार्ड करेंसी को कहते हैं बिकॉज ऐसी करेंसी में फ्लक्चुएशन आसानी से नहीं आता। ऐसी करेंसी का जो मूल्य है बहुत आसानी से नहीं फ्लक्चुएट होता, या बहुत महंगा हो जाए, बहुत सस्ता हो जाए, ऐसा नहीं। अब ये फ्लक्चुएशन का यहाँ पे क्या मतलब है। मान लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में $100 में कोई वस्तु मिलती है, तो और वो वस्तु की मात्रा है मान लेते हैं 10, तो वो 10 यूनिट ऑफ आर्टिकल $100 के मिलते हैं, तो जल्दी से उनका प्राइस आसानी से नहीं मैनिपुलेट हो सकता कि वो किसी एक ही दिन में वो 10 आर्टिकल्स वो $20 के मिलने लगे। ऐसा कोई मैजिकल चेंज नहीं होता, बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल उतार चढ़ाव होते हैं। हार्ड करेंसीज इसीलिए इनको बोला जाता है। देयरफॉर डॉलर एंड अदर हार्ड करेंसीज अपने आप में सही आंसर है। ठीक है, 14th फाइनेंस कमीशन यानी कि 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32 से बढ़ाकर 42 कर दी थी। फैक्चुअल है, आपको पता होना चाहिए, सही है। ठीक है, दूसरा, इसने क्षेत्र विशिष्ट अनुदानों से संबंधित सिफारिश की थी। ऐसा कर सकती है फाइनेंस कमीशन, ऐसा कर सकती है, बट उसने ऐसा कुछ किया नहीं था 14th फाइनेंस कमीशन के टाइम में। आप ये बात याद रखना कि ऐसा फाइनेंस कमीशन कर सकती है, दैट इज पार्ट ऑफ द हर जॉब। ठीक है, आंसर तो आ गया ए। लेकिन अगली बार यही क्वेश्चन क्यों आएगा, 14th फाइनेंस कमीशन आप क्यों याद करें। हाँ, याद करना पड़ेगा, बिकॉज अगर 14th फाइनेंस कमीशन एंड 15th फाइनेंस कमीशन में कोई कंपैरिजन आ गया अगली बार, तो वो आपको पता होना चाहिए। कंपैरिजन आप जानने के लिए आपको 14th फाइनेंस कमीशन की बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, यस ए। साथ में हमको कुछ एक डिफरेंस देख लेना चाहिए जो अपने आप में रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हमको पता होना चाहिए कि 15th फाइनेंस कमीशन में कितने और कौन कौन से कंपोनेंट हैं। कौन से कंपोनेंट पहले नहीं थे, अब ऐड किए गए हैं। उनमें एक है टैक्स रिफॉर्म और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस।
पॉपुलेशन में पहले 27 था, कम होके 15% हो गया। कंपैरिजन ये है, एरिया को वेट दिया गया था 15%, अभी भी 15 है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को पहले 7.5% वेट था, अब उसे बढ़ा दिया गया है। इनकम डिस्टेंस पहले 50% वेट था, अब उसे 45% कर दिया गया है। काम की चीज क्या है? काम की चीज ये है कि अब आप इनको अप्लाइड फॉर्म में समझने की कोशिश करो। ये सब तो फैक्चुअल है, फैक्चुअली आप जानते हो कि टैक्स रिफॉर्म इस साल ऐड किया गया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस इस साल ऐड किया। ये पहले डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस वाले कचड़े को साफ कर देते हैं। जब फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया गया था, 15th फाइनेंस कमीशन, रिकमेंडेशन आने से पहले साउथ के कई सारे स्टेट्स बोलते थे कि अगर हमने, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स भी ये बात रख रहे थे कि अगर हमने पॉपुलेशन कंट्रोल 1980 और 1990 के टाइम में अप्लाई किया तो उसका पनिशमेंट हमें क्यों दे रहे हो कि आप पॉपुलेशन के नाम पे गवर्नमेंट का डिविजिबल पूल का फंड बांट रहे हो, सिर्फ पॉपुलेशन के नाम पे। और अगर हमने पॉपुलेशन कम कर ली तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, मतलब हमको दंड मिलेगा। तो इसमें जो है फाइनेंस कमीशन जो सोल्यूशन लेके आया, उसने बोला नहीं, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के नाम पे जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कम किया है उनके लिए अलग से फंड एलोकेशन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो वहां से बेसिकली डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की अवधारणा यहाँ पे ऐड की गई। एक और चीज, ये चार्ट क्या शो करते हैं दोनों, इससे भविष्य में किसको फायदा है नुकसान है? तो पॉपुलस स्टेट्स जो गरीब हैं उनको नुकसान है। क्यों नुकसान है? बिकॉज एरिया के आधार पर कोई चेंज नहीं किया गया। एरिया को पहले भी, जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश का जो परसेंटेज था वो लगभग वही है, 15% था एरिया के आधार पर था, तो 15% ही अभी भी है। तो एरिया के आधार पर जिन स्टेट्स को फायदा मिलता है, तो किनको मिलता है? जिनका एरिया ज्यादा है। पॉपुलेशन के आधार पर जिसको फायदा मिलता था उसको कम हो गया, पहले 27.5 था, 15 बचा। तो ऐसे में यूपी, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों को नुकसान है। ठीक है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी जिसकी ज्यादा है उसको फायदा है। नॉर्थ ईस्ट और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को फायदा है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को फायदा है, वहां पे फॉरेस्ट काफी है। गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार जहां पे फॉरेस्ट कम है उनको नुकसान। ठीक है। हम्म भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से है। अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना, बट ये समझने की जरूरत है कि इकोनॉमिक सर्वे जब आता है तो आप उसमें किस तरह के डेटा को, अपना ऑब्जर्वेशन किस तरह से रखेंगे, उसका एनालिसिस कैसे रखेंगे, ये पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में लगातार वृद्धि हुई? नो, लगातार नहीं हुई। ठीक है, लगातार ऐसे होती भी नहीं। अगर ये स्टेटमेंट 2024 में फिर से आ जाए तो भी स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों? लगातार वृद्धि नहीं हुई, कोविड के कारण, डिमोनेटाइजेशन के कारण, इसके अलावा जीएसटी के कारण इनमें गिरावट आई थी। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद पिछले दशकों में लगातार बढ़ा है। ये स्टेटमेंट सही। क्यों सही है? बिकॉज जब हम मार्केट, तो ऐसा सही है कि जीडीपी जो है वो घटी बढ़ी, ऊपर नीचे हुई है, लेकिन मार्केट प्राइस में नहीं घटी। ठीक है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही है। कब की बात हो रही है? साल 2015। ठीक है, अगर हम पिछले 10 सालों का भी आंकड़ा ले लें तो भी एक स्टेटमेंट सही जाता है। इसलिए हमें इकोनॉमिक सर्वे ध्यान से देखना पड़ेगा। आपका यह ऑप्शन बी सही हो जाए। हम्म बी सही है। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कर के साथ जो रेशियो है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या इंडिकेट करता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो? कि धीमी गति से, सॉरी एक चीज और, डिक्रीज। अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो रहा है तो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि आर्थिक विकास धीमी दर से हो रहा है। इन जनरल ये सही है। ऐसा, ऐसा हम हार्ड सेंस में बोले तो हार्ड सेंस में ऐसा नहीं है, बट इन जनरल ऐसा सही है कि नॉर्मली जब जीडीपी ग्रोथ रेट कम होती है किसी कंट्री की, डेवलपमेंटल रेट्स अपने आप में डाउन होते हैं, डेवलपमेंटल इंडिकेटर कम होता है, तो टैक्स भी एक डेवलपमेंटल इंडिकेटर है। अगर किसी कंट्री में ज्यादा लोग ज्यादा अमाउंट में टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब वहां की इकोनॉमी गोइंग गुड। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय आय का कम न्याय संगत वितरण। जीडीपी न्याय संगत वितरण की बात नहीं करता, इसलिए ये स्टेटमेंट बाहर है और केवल ए आपका जो विकल्प है सही होगा। अब जीडीपी न्याय संगत बात नहीं करता, इसका क्या मतलब है? जीडीपी न्याय संगत बात नहीं करता है, इसका मतलब यह है कि जीडीपी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी एक व्यक्ति की प्रति वर्ष की आय 1 रुपए है, दूसरे की 99 रुपए है। अगर उस देश में दो ही व्यक्ति रहते हैं तो जीडीपी क्या निकलेगी, सॉरी जीडीपी पर कैपिटा इनकम क्या निकलेगी? 50 रुपए पर पर्सन पर ईयर। जबकि सच्चाई है कि एक व्यक्ति की आय सिर्फ 1 रुपए है, दूसरे की 99। तो जो जस्टिसेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसकी बात जीडीपी नहीं करता, इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, सेकंड नंबर स्टेटमेंट।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शायद 2016 में आई थी और इस फसल बीमा ने किसको रिप्लेस किया था? पहले एक स्कीम चलते थे इंश्योरेंस की, परहैप्स उसे न्यास कहते हैं।